अस्सलाम वालेकुम। हेल्थ 21 के साथ मैं हूं मुनीबा गुल बाजवा और हेल्थ 21 आप डॉक्टर ईसा लेबॉर्ट्रीज एंड डायग्नोस्टिक सेंटर की जानिब से देखते हैं और हम उन इश्यूज़ की बात करते हैं, हेल्थ इश्यूज़ की बात जो डायरेक्टली आपसे रिलेटेड हैं और जिसकी इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए। आज ही इस तरह का टॉपिक भी हमने चूज़ किया है कि घुटने के दर्द और फिजियोथेरेपी का किरदार जो है उसमें क्या है घुटने के दर्द के अंदर। और मुझे स्टूडियो में ज्वाइन किया है डॉक्टर दलीप कुमार ने, फिजियोथेरेपिस्ट हैं एंड स्पेशलाइजेशन है उनकी मैन्योथेरेपी में। उनको खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सबसे पहले डॉक्टर साहब मुझे ये बताइएगा कि घुटने के दर्द की जो वजूहात हैं, जो बेसिक वजूहात हैं, वो क्या हैं? अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू। मैं डॉक्टर ईसा लैब का शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने ये प्रोग्राम जो है वो ऑर्गेनाइज़ किया, मुझे इनवाइट किया। अच्छा, जो घुटने के दर्द है, जो घुटना का दर्द, नी पेन जिसको हम बोलते हैं, वो मुख्तलिफ उसकी वजूहात होते हैं। बढ़ती उम्र, ओल्ड एज या कोई एक्सीडेंट या ट्रामा। तो पेन जो है वो डिपेंड करता है, जो दर्द जिसको हम बोलते हैं वो आ कहाँ से रहा है। तो उसके एज अ फिजियोथेरेपिस्ट हम उनमें डिफरेंट एक्सरसाइजेस भी करवाते हैं, लेकिन उसका एक थारो एग्जामिनेशन होता है। पहले चेक किया जाता है कि वो पेन आ कहाँ से रहा है, फिर ट्रीटमेंट उस हिसाब से। अब जैसे बाकी जो कंसल्टेंट्स हैं, ऑर्थोपेडिक हैं, वो भी नी पेन को डील करते हैं, जनरल फिजिशियन भी नी पेन को डील कर रहा होता है, एज अ फिजियोथेरेपिस्ट हम भी डील कर रहे होते हैं। तो पहली हमारी जो है वो प्रायोरिटी, तरजीह जो होती है वो इस बात पे होती है कि हम उसको चेक करते हैं कि वो केस किसका है और वो नी पेन आ कहाँ से रहा है। यानी कि डायग्नोज आप लोग करते हैं घुटने के दर्द का, या जो है वो ऑर्थोपेडिक करते हैं? मैम वो डिपेंड करता है। लाइक कुछ ऐसे केसेस हैं नी पेन के, जैसे आर्थराइटिस जिसको हम आम लफ्ज़ों में गेंठियाँ बोलते हैं, तो वो ज़्यादातर घुटने में, कूलों में नॉर्मली आर्थराइटिस जो है पाया जाता है। तो उसको अगर वो ऑलरेडी एक डायग्नोस्ड है तो अलबत्ता वो ऑर्थोपेडिक का केस भी नहीं है, वो एक रोमेटोलॉजिस्ट का केस है। जैसे ही रोमेटोलॉजिस्ट उसको डायग्नोस करता है कि भाई आर्थराइटिस है, वो उसके कुछ लैब टेस्ट वगैरह भी होते हैं, कुछ लेवल देखे जाते हैं, विटामिन डीज है, बीएमडी देखा जाता है, और भी तरीके से आर्थराइटिस को डिटेक्ट किया जाता है लैब टेस्ट के अलावा। फिर वंस डायग्नोसिस के बाद हमारे पास जो है वो रिकमेंड किया जाता है, जिसमें हम एक्सरसाइजेज वगैरह करवाते हैं। तो डायग्नोसिस दोनों पे डिपेंडेंट है समटाइम। अच्छा, घुटने के दर्द को कम करने के लिए लाइफस्टाइल में क्या चेंजेस करने चाहिए? अच्छा, घुटने का दर्द अगर हमें पता चल जाता है कि जो है वो बढ़ती एज के साथ है, फॉर एग्जांपल डेवलपिंग एज के साथ है, अब वो एज के साथ जो बोन्स में, हड्डियों में जो तब्दीलियाँ आती हैं वो आपने, मुझ में, सब में आनी है, ठीक है, विद द पैसेज ऑफ एज। अगर उसमें जो मेन ड्रॉबैक है वो ड्रॉबैक है कि अगर हम एक्सरसाइजेज नहीं कर रहे, लेट्स सपोज काफ़ी ऐसे बंदे हैं जिनका लिविंग सिटिंग जो है लाइफस्टाइल, सेडेंट्री लाइफस्टाइल ज़्यादा होता है, तो और वेट भी ज़्यादा है, ओबेसिटी है, उसके अलावा भी फैक्टर्स हैं, तो उनके घुटने जल्दी ख़राब हो जाते हैं, स्पेस भी कम हो जाता है, और भी बहुत सारे वजूहत हैं। तो उनको उनसे बचने के लिए सबसे बेहतर है कि जिस तरह हम कहते हैं कि हरकत में बरकत है, तो आप कोई ना कोई मूवमेंट रखें, रेगुलर बेसिस पे वॉक करें, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। हाँ, जब पेन हो जाता है, मैं कोई चीज़ निकल आती है, अब तो हमने ट्रीटमेंट करवाना है, वो अलग बात है, लेकिन मेरा एक पर्सनल जो है वो सजेशन ये भी है कि इन पेन से प्रिवेंट करने के लिए आप जो है मोबिलिटी बरकरार रखें, यानी वॉक वगैरह डेली लाइफ में शामिल करें। वॉकिंग है, लो एरोबिक एक्सरसाइजेज बहुत सारी हैं, वॉक है, जॉग है, स्विमिंग है, और भी बहुत सारी एक्सरसाइजेज हैं। जितना आप जोड़ को चलाएंगे प्रॉब्लम जो है उतनी कम होंगी। लेकिन अगर ये तब की बात है जब प्रॉब्लम नहीं है, अगर प्रॉब्लम डायग्नोस डिटेक्ट हो जाता है कि अब आप जो है आर्थराइटिस को फेस कर रहे हो, तो जाहिर सी बात आपका प्रोटोकॉल एज पर फिजियोथेरेपिस्ट, एज पर अदर जो हेल्थ केयर प्रोफेशनल हैं उनके हिसाब से चलता है। जैसे आपने एग्जांपल दी कि एज के हिसाब से अगर घुटने में दर्द हो रहा है तो उसके लिए मोबिलिटी, उसकी प्रिवेंशन के लिए मोबिलिटी भी होनी चाहिए और फिर एक्सरसाइज कराते हैं। अगर घुटने का दर्द जो है किसी इंजरी की वजह से है, जैसे एथलीट्स को हो जाता है, उनको चोट लग जाती है, तो देन फिर क्या फिजियोथेरेपिस्ट का किरदार आता है उसके? अच्छा, वहाँ पर फिर हमारे पास रोल है स्पोर्ट्स फिजियोथेरेपिस्ट का। ठीक है। हमारे पास जितने भी क्रिकेट टीम हैं और जितने भी फुटबॉल, रग्बी वगैरह उनकी टीम होती हैं, तो नेशनल हो चाहे इंटरनेशनल हो, उनके पास अदर देन मेडिकल हेल्थ प्रोफेशनल के अलावा हमारे पास मेन प्रायोरिटी होती है स्पोर्ट्स फिजियोथेरेपिस्ट की। और स्पोर्ट्स फिजियोथेरेपिस्ट जो होता है उनको एक होता है एक्यूट फेज। एक्यूट फेज मतलब अभी चोट लगी है, गेम के दौरान लगी है, 1 दिन हुआ है, 2 दिन हुआ है, 3 दिन हुआ है, तो वो जो एक्यूट फेज के दौरान एज अ फिजियोथेरेपिस्ट उनको डील करता है, उनका प्राइमरी टारगेट होता है उनको पेन को मैनेज करना। अब जाहिर सी बात है, वो फुटबॉलर है, वो एथलीट है, किसी भी टीम का, किसी भी स्पोर्ट का वो प्लेयर है, तो डेफिनेटली ही आर शी हैज़ टू गो बैक टू प्ले, उसने वापस भी खेलना होता है। तो वहाँ पर और भी बहुत सारी अप्रोचेज एज अ फिजियोथेरेपी आ जाती है। सबसे पहले पेन को डिटेक्ट करना, पेन को मैनेज करना, फिर पेन को मैनेजमेंट करने के बाद उसमें के टेपिंग, ड्राई नीडलिंग या स्ट्रेंथनिंग प्रोग्राम, क्योंकि अब जो भी स्ट्रक्चर उसकी डैमेज हुई है, चाहे लिगामेंट, मसल या जहाँ पर भी चोट लगी है, उसका मैनेजमेंट, उसका ट्रीटमेंट भी तो होगा। सो देयर इज़ अ बिग रोल फॉर एज अ स्पोर्ट्स फिजियोथेरेपिस्ट, मेन रोल जो है वो हम प्ले करते हैं। अच्छा, कौन सी ऐसी एक्सरसाइजेज हैं जिससे घुटने जो है वो मजबूत हो सकते हैं? मतलब डिटेक्शन से पहले के घुटने में दर्द आ रहा है या किसी और बीमारी की वजह से हो रहा है?
अच्छा, सबसे बेस्ट जो हमारे पास एक्सरसाइजेज हैं वो ये होती हैं कि अगर आपका जो है आपको लगता है कि थोड़ा बहुत पेन अभी आगाज़ हुआ है फॉर एग्जांपल, तो पहले तो अगर कोई बड़ी इंजरी वगैरह नहीं है, आप सेफ्टी के तौर पे जॉइंट प्रोटेक्शन करना चाह रही हैं, तो सबसे प्राइमरली जो है वो है आपकी अवेयरनेस। उसके बाद है एजुकेशन, आपको पता होना चाहिए फिजियोथेरेपी क्या है। उसके बाद बहुत सारी एक्सरसाइजेज आती है, जिस तरह मैं आपको कुछ नाम कहता हूँ, जिस तरह क्वाड्रिसेप आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज है। अब क्वाड्रिसेप्स के वो मसल्स हैं जो घुटने के अराउंड होते हैं, घुटने को बेसिकली सराउंड करते हैं। अगर उन मसल्स में अच्छी खासी जान है तो घुटने का जो पेन है, जो दर्द है, वो बहुत ही कम होने के चांसेस हैं। इसके अलावा जो एक्टिव रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइजेज, एक्टिव मतलब अगर आपकी बढ़ती हुई एज है और आपको लगता है कि मेरी रेगुलर बेसिस पे एक्सरसाइज नहीं है, तो इट इज़ नॉट मैंडेटरी कि आप जो है फिजियोथेरेपी के सेशन लें, आप घर पे भी बैठ के एक्टिव एक्सरसाइजेज कर सकते हैं। तो वी हैव अ आइसोमेट्रिक, हमारे पास वी हैव अ क्वाड्रिसेप्स आइसोमेट्रिक, वी हैव अ एक्टिव रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइजेज। हाँ, अगर पेन निकल आता है और एहतियात के तौर पे आप ब्रेसेस वगैरह भी, जिस तरह नी के ब्रेसेस लोग पहनते हैं एहतियात के तौर पे, वो भी आप पहन सकते हैं। बट अगर प्रॉब्लम जो है वो आपको लगे कि सॉर्ट आउट नहीं हो रही, तो फिर जाहिर सी बात है आप हमारे पास आ जाते हो, जिसमें हमारे पास जो एक्सरसाइजेज हैं वो पैसिव में आ जाती हैं। अच्छा, एक मिथ बहुत ज़्यादा है कि जिनको अर्थराइटिस होता है तो उनके बच्चों में जो है वो भी अर्थराइटिस होगा, अक्सर लोग ये कहते हैं। तो क्या ये वाकई ऐसा पॉसिबल है कि अगर जैसे पेरेंट्स में अर्थराइटिस है तो बच्चों में भी आएगा? नॉट मैंडेटरी, क्योंकि जो चीज़ पेरेंट्स से हमें वरसे में मिले हैं, जो जनरेशनल वाइज जो चीज़ें मिलती हैं, वो अमूमन होती हैं डीएनए बेस्ड। जिस तरह इस तरह की बहुत सारी बीमारियां हैं, जिस तरह साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है, मेंटल रिलेटेड जितने भी डिसऑर्डर्स हैं, वो बच्चों में जो है पाई जाती हैं। लेकिन आर्थराइटिस इज़ नॉट वन ऑफ देम। आर्थराइटिस प्राइमरली जो बेसिकली मेनली होती है वो किसी मिनरल्स की कमी की वजह से, जिस तरह विटामिन डी है वो भी बोन्स के ऊपर असर करता है, ठीक है, कैल्शियम भी चलो उसका एक कॉम्प्लीमेंट है। तो आर्थराइटिस ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो आप लोगों को, मतलब बहुत ही कम चांसेस हैं कि ये कहने को सुनना मिले। जिस तरह डायबिटीज़ है वो पेरेंट टू पेरेंट मिल सकती है, या जितनी ब्लड डिसऑर्डर्स हैं, बट आर्थराइटिस उनमें से नहीं है। तो ये बहुत ही कम होता है, या आप कह लें कि ना होने के बराबर है कि इस तरह की हिस्ट्री कोई हमें आर्थराइटिस की मिले। अच्छा, घुटने में ऑस्टियोआर्थराइटिस की जो इब्तदाई अलामात हैं वो क्या हो सकती हैं? अच्छा, आर्थराइटिस में मैं पहले यहाँ पर एक चीज़ एक्सप्लेन कर लूँ कि आर्थराइटिस भी हमारे पास 2 से 3 तरह के होते हैं, और भी बहुत ज़्यादा होते हैं। तो आर्थराइटिस हमारे पास एक होता है जो बड़े जोड़ में पाया जाता है, जो वेट बेयरिंग हमारे पास जॉइंट्स हैं, जिस तरह घुटना है, कूला है, वो होता है ऑस्टियोआर्थराइटिस। उनका मैनेजमेंट, उनकी कंडीशन, उनकी अलामात, जिनको मेडिकल में सिम्टम्स बोलते हैं, वो अलग है। फिर दूसरा आर्थराइटिस हमारे पास होता है जो छोटे जॉइंट्स में पाया जाता है, जस्ट लाइक हमारे जो हाथ हैं, जो फिंगर के जॉइंट्स, उंगलियां हैं जो, उनमें पाया जाता है, उनको हम कहते हैं रूमेटॉइड आर्थराइटिस। हालांकि दोनों की दोनों यूरिक एसिड की कोताही, यूरिक एसिड जो हमारे पास एक कंपोनेंट है जो खून में पाया जाता है, उसकी कमी पेशी की वजह से होती है, उनकी एक नॉर्मल लेवल होती है। अब जो आपने सवाल पूछा कि दोनों की अलामत क्या है, तो कुछ खसूसन कह लें कि कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जिनको मेडिकल में क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस बोलते हैं, वो दोनों आर्थराइटिस में पाई जाती हैं। सबसे पहली चीज़ पाई जाती है पेन। पेन जो दर्द है, पीड़ा, वो एक पॉजिटिव सिम्टम है, वो आपको बताती है कि आपका जिस्म का कोई हिस्सा जो है वो पेन में है, दर्द में है, तो काइंडली उसको जो है नज़रअंदाज ना करें। दूसरी सिम्टम होती है मॉर्निंग स्टिफनेस। मॉर्निंग स्टिफनेस जो है आर्थराइटिस गेंठिया के पेशेंट्स में मोस्ट कॉमन है। पेशेंट कहता है कि मैं सुबह एक्टिविटी जितनी भी करता हूँ वो इट्स ऑल ओके विद दैट, लेकिन जब मैं सुबह उठता हूँ, दैट मॉर्निंग स्टिफनेस, ये एक पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक है जो आर्थराइटिस से वाबस्ता है। ये कहीं और नहीं होती, जिस तरह फ्रोजन शोल्डर है और कहीं पर नहीं पाई जाती। तो पेन, मॉर्निंग स्टिफनेस, उसके बाद अगर कहीं किसी जोड़ में स्टिफनेस हुई है, जैसे बड़ा जॉइंट है या छोटा जॉइंट है, सबसे पहला जो टारगेट होगा उसके जो सराउंडिंग स्ट्रक्चर हैं जोड़ के, जस्ट लाइक कार्टिलेज, आर्टिकुलर कार्टिलेजेस वगैरह हो गए, फ्लूइड या अपना मेम्ब्रेन वगैरह हो गई, वो अफेक्टेड हो जाती हैं, और उसकी वजह से आपकी जो रेंज है उस जोड़ की, उस जॉइंट की, वो कम हो जाती है अक्सर। और दूसरा, आवाज़ें आना। अक्सर हम सुनते हैं कि मेडिकल में उनसे क्रेपिटस साउंड कहते हैं। पेशेंट हमें हिस्ट्री दे रहा होता है कि जब मैं सीढ़ियाँ चढ़ता हूँ तो या तो इसमें पेन आ रहा है या कड़क कड़क की आवाज़ आ रही है। दैट, ये जो 3-4 कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ये यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो स्पेसिफिकली हमें आर्थराइटिस के पेशेंट में देखने को मिलती हैं। अच्छा, एक मिथ के हवाले से मैं आपसे सवाल पूछना चाहूँगी कि अक्सर लोग कहते हैं घुटनों का दर्द हो गया तो आप मुख्तलिफ़ किस्म की चीज़ें इस्तेमाल करें तो उससे सही हो जाएंगे, जिसमें सलाजीत भी है, और कहते हैं भिंडी को जो है पानी में भिगो के उसको कट करके आप उसका पानी पिएं। ये इफ़ेक्टिव रेमेडीज़ हैं या ये ऐसी मिथ है? मिथ भी हो सकता है, लेकिन अगर हम साइंटिफिकली बात करूँ तो दे आर नॉट प्रूवन। अब समटाइम ये होता है कि अगर एक आर्थराइटिस है, उसमें 4 चीज़ें हैं आपको हैं जो मैंने अभी बताई, पेन है, रेंज ऑफ मोशन लिमिटेड है। अगर आप किसी भी थेरेपी से, किसी भी रेमेडी से, किसी भी ट्रीटमेंट से, इलाज से आप किसी एक चीज़ को डील कर रहे हो, इट डजेंट मीन कि आप आर्थराइटिस को डील कर रहे हो। फॉर इंस्टेंस, आपको घुटने में पेन हुआ, आप वो आर्थराइटिस का पेन नहीं है।
आपको लगा कि आर्थराइटिस का पेन, आप क्या करती हैं, जाके सो जाती हैं, बैठ जाती हैं। आप सो गए, सुबह आपका पेन खत्म हो गया, तो क्या सोने से, सोना इज अ ट्रीटमेंट? तो वो ऐसा तो नहीं कहेंगे, आप सबको तो नहीं बताएंगे कि भाई मैं सोने से मेरा आर्थराइटिस ठीक हो गया ना। तो ये मिथ है। अब जो भी आपने प्रोडक्ट्स के नाम लिए, जो थेरेपीज के नाम लिए, वी हैव अदर थेरेपीज एज वेल, इसके अलावा भी बहुत है, जिस तरह आपने कहा सलाजीत वगैरह। अब ये क्या है, ये मल्टीविटामिन है। सलाजीत लोग उनको भले ही मिस कॉन्सेप्ट के तौर पे यूज़ करें, बट नेचुरली इट्स अ गुड प्रोडक्ट जो आपके जोड़ों को मजबूत करती है, लेकिन प्राइमरली वो सिर्फ आर्थराइटिस से डील नहीं करती। अगर आपको जोड़ों में आर्थराइटिस के अलावा दर्द है किसी और चीज़ का, और अगर आप सलाजीत ले रहे हो और आपके आप में ताकत आ जाती है एंड आप उसको कॉप अप करते हो, तो इसका मतलब नहीं कि सलाजीत सिर्फ आर्थराइटिस से डील करती। इसी तरह करके अगर आप कोई मल्टीविटामिन ले रहे हो, सर्बेक्सी ले रहे हो, कोई और प्रोडक्ट ले रहे हो, सेंट्रोम वगैरह ले रहे हो, या आप विटामिन डी के इंजेक्शन लगवा रहे हैं, तो ये सारे के सारे आपकी बॉडी में ताकत के तौर पर हेल्प कर सकते हैं। बट आप ये नहीं कहोगे कि मैं आर्थराइटिस से डील कर रहा हूँ। और मेरा एक लास्ट जो है इसी हवाले से एक मशवरा भी होगा, बाकी जो थेरेपीज जितनी भी हैं उसमें ये होता है कि समटाइम हमारे पास एक अवेयरनेस की कमी की वजह से मैम ये भी हो रहा होता है कि हमें लगता है कि हमें आर्थराइटिस है, विटामिन डी की कमी है, और हम अपनी सेल्फ प्रेस्क्राइब करके विटामिन डी के इंजेक्शन ले रहे हैं। मैंने बहुत बार पेशेंट से सुना है, कहते हैं कि मैं तो ये इंड्रॉप डी ले रहा हूँ। मैं इसके खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन मैं एक जनरल इसमें एक मशवरा दूंगा कि आप, अगर आपकी बॉडी में, खून में विटामिन डी की कमी नहीं है, तो क्यों मैं इंड्रॉप डी लूँ? तो आप, बेहतर यही है कि हर जो चीज़ आप प्रिस्क्राइब कराते हो तो वो किसी मेडिकल हेल्थ केयर प्रोफेशनल से रब्ता करें, और फिर अपनी ब्लड टेस्ट करवाएं। इफ़ यू फील, अगर आपको दिखता है कि वाकई ही विटामिन डी की या कैल्शियम की कमी है, देन अगेन किसी फिजिशियन या किसी भी हेल्थ केयर प्रोफेशनल से कांटेक्ट करें और उस हिसाब से मेडिसिन लेना शुरू करें। अच्छा, ये जो सेल्फ मेडिकेशन की आपने बात की, तो अक्सर ये देखा गया है कि वो वारन लगवा लेंगे, यानी जो पेन किलर्स हैं वो उसके इंजेक्शन ले लेते हैं तो उससे ठीक हो जाते हैं टेम्परेली। और जिस तरह आपने विटामिन डी की बात की कि लोग एक्सेसिव यूज़ करते हैं अगर नीड नहीं होती, तो कब जो है एक फ़र्द को पता चलता है कि मुझे अब फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाना चाहिए, मेरा पेन कंट्रोल नहीं होता? अच्छा, इसमें सबसे जो पहली चीज़ है कि अगर आपको पेन हुआ, फॉर एग्जांपल जो छोटा मोटा पेन होता है, जैसे कभी चोट लगी, आपको पता है कि आपके घुटने में चोट लगी, आपको पेन हो रहा है, तो आप अगर पेन किलर ले रहे हो तो वो फिर भी कंसिडरेबल है, ठीक है। लेकिन अगर आपका पेन एक पुराना पेन है, आपको फील हो रहा है कि मुझे 1 माह से पेन हो रहा है और उसकी अलामात भी आपको दिख रही हैं, तो फिर आपको काइंडली किसी भी फिजियोथेरेपिस्ट या किसी भी ऑर्थोपेडिक या किसी भी रूमेटोलॉजिस्ट से कंसर्न करना चाहिए। बट अगर आपको फील होता है कि भाई मुझ में जो है वो ओवरऑल जोड़ों में कमज़ोरी फील होती है, फिर मतलब जब ओवरऑल बॉडी में कोई पेन या ओवरऑल बॉडी में कोई कमज़ोरी वगैरह फील हो ना, तो इसका मतलब ये है कि बॉडी में कोई ऐसा कंपोनेंट है जो मिसिंग है। फॉर एग्जाम्पल आपके कैल्शियम में कैल्शियम की कमी है, तो शायद आपके मसल्स में पेन वगैरह, कमज़ोरी वगैरह फील हो। अगर विटामिन की कमी है, तो मेरा ये मशवरा है कि सेफ साइड पे लैब टेस्ट करवा लें। जो आपके बेसलाइन टेस्ट होते हैं वो बहुत सस्ते होते हैं, फीजेबल भी होते हैं। अगर आपके बेसलाइन में, अगर आप किसी अच्छी लैब से करा रहे हो, बेसलाइन में अगर आपके टेस्ट डिक्लेयर होते हैं कि भाई आप में कमी है, उनकी नॉर्मल रेंजेस से कंपेयर करते हो, तो आप किसी डॉक्टर के पास जाएं, पहली चीज़। दूसरी चीज़, अगर आपका आर्थराइटिस, आप डायरेक्टली अगर किसी फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाएंगे, तो सॉरी टू से मैं भी यही कहूँगा कि डायरेक्टली फिजियोथेरेपिस्ट डील नहीं करेगा जब तक आप उनकी मेडिसिन ना लें। अगर आप आर्थराइटिस की मेडिसिन नहीं ले रहे, चाहे जो भी कमी है यूरिक एसिड वगैरह की, अगर उनको आप प्राइमरली सॉर्ट आउट नहीं करा रहे एंड आप एक्सपेक्ट करते हो कि फिजियोथेरेपिस्ट जो है एक्सरसाइजेस करवाएगा, तो आई विश हम इतना कर सकते हैं। बट मैं आपको ये बता सकता हूँ कि हम आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ को प्रमोट कर सकते हैं, आपकी पेन को सबसाइड कर सकते हैं, लेकिन प्राइमरली जब तक आप उनकी जो भी मेडिसिन या आर्थराइटिस का ट्रीटमेंट है, जो फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट है, वो नहीं कराएंगे, तब तक आप हमारे पास भी अप्रोच ना करें। दिस इज़ हाउ आई वुड सजेस्ट। अगर पेशेंट जो है आर्थराइटिस का मरीज़ है और वो मेडिसिन भी प्रिस्क्राइब ले रहा है, उसके बाद भी उसको फिजियोथेरेपिस्ट की ज़रूरत पड़ती है अपनी मोबिलिटी को बहाल करने के लिए? डेफिनेटली, बिकॉज मैं एक सिंपल सा मिसाल देता हूँ। आर्थराइटिस से आपने मेडिसिन ली, मेडिसिन ने विटामिन डी, यूरिक एसिड का लेवल आपका बिल्कुल जो है वो सेट कर दिया। व्हाट अबाउट द रेंज? जो मैंने आपको 4 सिम्टम बताई थी, उसमें से एक तो पेन था जिसको आप लोगों ने फार्माकोलॉजिकली मैनेज कर लिया, लेकिन बाकी सिम्टम्स का क्या, जिसमें आपकी रेंज खराब होगी, रेंज रिस्ट्रिक्टेड होगी, हाइपोमोबिलिटी होगी, उनके बारे में आपका क्या ख्याल है? तो उनके लिए डेफिनेटली यू हैव टू कॉन्टैक्ट विद द जो है फिजियोथेरेपिस्ट। और इसके अलावा मैं आपको एक और चीज़ भी बता दूं, फिजियोथेरेपी वाहिद एक फील्ड है, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, जो मेडिसिन और सर्जरी के बगैर डील कर रही है। दूसरा, एक्सरसाइज एक ऐसा कंपोनेंट है जो हर बंदे को किसी भी एज में एडअप आपने करना चाहिए। अगर आप मेडिसिन ले भी रहे हैं तो मेडिसिन का भी साइड इफेक्ट होगा। जिस तरह हम आसान लफ्ज़ों में कहते हैं कि अगर हम सिर्फ खाना खा रहे हैं और हमें हमारी बॉडी में ताकत आ जाएगी, तो वो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है जब तक आप खाना खा के उन मसल्स को इस्तेमाल नहीं करते। सेम फॉर द मेडिसिन। तो आपने एक्सरसाइजेस का थोड़ा बहुत कंपोनेंट, नॉट नेसेसरली कि आप लोग जिम वगैरह
चले जाएं, वो भी एक अच्छा फैक्टर है। लेकिन आप स्टार्ट कर सकते हो। तो अगर आपको आर्थराइटिस है और आप सिर्फ एक्सरसाइजेज नहीं करवा रहे, सिर्फ मेडिसिन पे ध्यान दे रहे हो, तो वो भी गलत है। और अगर मेडिसिन लेके उनकी एक्सरसाइजेज आप करवा रहे हो तो काइंडली किसी भी अच्छे, बहुत सारे नो डाउट फिजियोथेरेपिस्ट अच्छे होंगे, तो उनके साथ आप ज़रूर कांटेक्ट करें और एक्सरसाइजेज का प्रोटोकॉल को समझें और उसको फॉलो ज़रूर करें। एक गलती हमारे पास ये भी होती है कि हमने अपना प्रोटोकॉल फॉलो नहीं करना। पेशेंट एक्सपेक्ट करता है कि भाई मैं 24 घंटे में से 23.5 घंटे अपनी मनमानी करूंगा, आपने जो आधा घंटे में एक्सरसाइजेस करनी है उसमें सारा करो। तो सॉरी टू से हम वी आर नॉट मैजिशियन ऑब्वियसली, तो हम इतना जादू तो नहीं दिखा सकते, लेकिन एक्सरसाइजेस के साथ साथ जो प्रोटोकॉल आपको दिया जाता है, जो एहतियात आपको बताई जाती है, वो ज़रूर फॉलो करें। अब आर्थराइटिस है, आपको मना किया गया है कि सीढ़ियाँ वगैरह ना चढ़ें, आप फिर भी हमारे पास एक्सरसाइजेस कराते हो और अगले दिन दबादब आप सीढ़ियाँ जो है चढ़ रहे हो, एंड देन फिर आप एक्सपेक्ट करते हो कि हमें फिजियोथेरेपी से फ़ायदा नहीं हुआ, तो ताली एक हाथ से तो नहीं बचेगी। अच्छा, अब हमने देखा है कि लाइफस्टाइल में बहुत ज़्यादा चेंज आ गया है। अब जो हमारे पास जनरेशन्स आ रही हैं वो जो कि लेट टीन एज में हैं या अर्ली 20s में है, उनमें ओबेसिटी बहुत ज़्यादा है। तो ये कितना बड़ा फैक्टर है जिसकी वजह से घुटने मुतासर हो सकते हैं? देखें, ओबेसिटी तो जैसे वो कहते हैं डायबिटीज़, और जो ओबेसिटी है वो एक बड़ी एक जड़ है ज़्यादातर प्रॉब्लम्स का। अब आपने ओबेसिटी का अगर मुद्दा लिया हुआ है तो मैं ओबेसिटी के ऊपर इतना एक्सप्लेन करूंगा कि जो आपका स्पेशली मोटापा है, क्योंकि जो हम ज़्यादातर चलते हैं तो सबसे ज़्यादा वेट पता किस पे आता है? घुटने पे आता है, नी जॉइंट पे आता है। तो नी जॉइंट मेडिकली भी इंसानों में सबसे ज़्यादा वेट बेयरिंग जॉइंट है। तो अगर आप उसके ऊपर एक नॉर्मल BMI है हमारा, जो नॉर्मली रेंज होती है 18 से 20 नॉर्मल कंसीडर किया जाता है, 20-22 से ऊपर आप जब चढ़ते हो तो फिर मोटापा और ओबेसिटी के भी आगे आगे लेवल हैं, ओवरवेट और फिर उसके बाद ओबेसिटी के लेवल हैं। अब अगर आपका जब वजन नॉर्मल से ज़्यादा होगा तो जाहिर सी बात है जो आपके घुटनों के ऊपर वजन पड़ेगा वो भी नॉर्मल इंसानों से ज़्यादा पड़ेगा। जब नॉर्मल इंसानों से ज़्यादा पड़ेगा और आप उनको कोई एक्टिविटी भी नहीं दे रहे, डेफिनेटली नॉर्मल इंसान के कंपेयर में आपके घुटने ज़्यादा अफेक्टेड होंगे। होता सिर्फ इतना है कि जब भी हमारा पोजीशन वेट बेयरिंग जॉइंट होती है तो घुटने की जो ऊपर वाली बोन है, जो हमारा थाई बोन है, जो फीमर है, वो वज़न जो है पुट करती है, वज़न देती है नीचे वाली जो नी की बोन है टिबिया के ऊपर। अब उनके दरमियान एक स्ट्रक्चर पाई जाती है जिसको हम नॉर्मली मेनिस्कस या एज अ शॉक एब्जॉर्बर काम करते हैं। उनका काम होता है कि हमारे वेट को डिस्ट्रीब्यूट करना। तो अलबत्ता अगर हम कोई एक्टिविटी नहीं कर रहे और सिर्फ उसके ऊपर वज़न दे के बैठे हुए हैं या वज़न दे के खड़े हुए हैं तो आप में जो उस पर्सन में जो ये डिजेनरेटिव चेंजेस है वो जल्दी आ जाएंगे। तो उसूलन कोई भी पोस्चर आपको 1-2 घंटे से ज़ाहिर नहीं बनाना चाहिए। तो अगर आपको लगता है कि आप 3-4 घंटे बैठकर काम करने वाले हो और आपके वज़न घुटनों के ऊपर जो है वो आने वाला है, तो आप 1-2 घंटे के बाद काइंडली अपना पोस्चर जो है चेंज कर लें। ये भी एक एहतियात के तौर पे बचा जा सकता है। जिस तरह एक घरेलू जो डोमेस्टिक हमारे पास जो खवातीन माएँ बहनें होती हैं तो वो घर पे जो झुककर काम कर रही होती हैं या किचन में ज़्यादातर स्टैंडिंग में काम कर रही होती है, तो खवातीन में ये ज़्यादा चीज़ पाई जाती है। इसीलिए वापस खवातीन में ऑस्टियोपोरोसिस भी जो है सबसे ज़्यादा पाया जाता है, जो हड्डियों को बिल्कुल जो है वो ख़राब कर देता है। ख़राब कह लें कि उसमें सुराख बन जाते हैं, इसीलिए उसको पोरस कहा जाता है। तो उसकी वजह से भी कमज़ोरियाँ हड्डियों में जो है आ जाती हैं। तो मेरा यही मशवरा है कि एक्टिविटीज़ बरकरार रखें, हल्की फुल्की एक्सरसाइजेज रखें, इससे जो है बचा जा सकता है। और कोई मशवरा आप देखने वालों को देना चाहेंगे, वो किस तरीके से रब्ता कर सकते हैं आपसे, फिजियोथेरेपिस्ट से, और उनकी लाइफस्टाइल बेहतर होने के लिए? देखिए, जहाँ तक मैं अपनी पर्सनल बात करूँ तो एज अ फिजियोथेरेपिस्ट मैं भी जो है वो कराची में ही प्रैक्टिस कर रहा हूँ, एंड आई डू OPD थ्रू आउट द पाकिस्तान। ऑलमोस्ट पाकिस्तान के शहरों में मैं मुख्तलिफ डेज़ में जो है वो OPD कर रहा होता हूँ। तो मेरा बस ये मशवरा है कि आप 3-4 चीज़ें हैं जो आप अपने नज़र में ज़रूर रखें। सबसे पहली जो चीज़ है वो है अपना ख्याल। हेल्थ इज़ वेल्थ तभी कहा जाता है, तो हर चीज़ जिस्म की उसी में आती है। तो आप अपनी हेल्थ पे सबसे ज़्यादा ध्यान दें। दूसरा, एजुकेशन इज़ द की। अगर आपको सही अवेयरनेस नहीं है, जिस तरह ये सेल्फ प्रिस्क्रिप्शन है, मैं इसको अवेयरनेस नहीं मानूंगा। आपने जो है वो जो भी दिल करा उठाया और गोली खा ली, जो भी दर्द हुआ आपने खा ली। मैं आपको सिंपल सा मिसाल देता हूँ, जो डिफरेंट तरह की मेडिसिन हमारे पास हो रही होती हैं, अब इनके ना डिफरेंट फार्मूले, हालांकि हमारा भी उसमें, हमारा तो छोड़ें, एज अ MBBS डॉक्टर उन फिजिशियन का भी उसमें कोई रोल नहीं होता मेडिसिन प्रिस्क्राइब करना। मेडिसिन का डोज डिसाइड करना ये प्राइमरीली काम है फार्मासिस्ट का, केमिस्ट का। एक उसको पता है कि आपकी बॉडी में किस, अब मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। पेन किलर एक टेबलेट है आपके पास डाइक्लोफेनिक सोडियम में, वॉरेन। दूसरी पेन किलर आपके पास मेडिसिन है डाइक्लोफेनिक पोटेशियम, ठीक है। तीसरी कोई नेप्रोक्सिन सोडियम, या इस तरह करके डिफरेंट उसके जेनरिक जो है फार्मूलाज हैं जो पेन को डील करते हैं। लेकिन एज अ फार्मासिस्ट, हेल्थ केयर प्रोफेशनल ये डील करेगा कि आपके बॉडी में किसी की नीड है। अगर आपको ब्लड प्रेशर का इशू है फॉर एग्जांपल, और फिर आपको घुटने का
मसला होता है। अब आप ले लेते हो डाइक्लोफेनेक सोडियम, उसमें तो सोडियम है, सोडियम तो अलबत्ता आपको रोकना चाहिए। तो मेडिसिन का जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है वो पता होना चाहिए। लेकिन एज अ हेल्थ केयर प्रोफेशनल तो छोड़ें, एज अ आम जो सिविलियन है लेट सपोज, वो डायबिटिक वो है, अपना ब्लड प्रेशर इशू है उसको, और उसको भी घुटने का दर्द होता है या किसी भी जोड़ का होता है, और वो कहता है कि मैंने तो वॉरेन पड़ी है, मैं तो वॉरेन खाऊंगा, मेरे पास वॉरेन घर पे पड़ी हुई है, तो अगर वो खा लेता है तो उसको पता होना चाहिए इसके और भी साइड इफेक्ट। दिस इज द रीजन कि आपको जो है किसी प्राइमरी हेल्थ केयर प्रोफेशनल से कांटेक्ट करना चाहिए। तो 3 मशवरे मेरी तरफ से हैं, आर्थराइटिस ना कि सिर्फ आर्थराइटिस, जनरल हेल्थ के हवाले से। एजुकेशन इज़ द की, नंबर 1 थिंग, एजुकेशन ज़रूरी है। आप कोई भी चीज़ प्रिस्क्राइब करते हो खुद से, किसी और से, या उसको पढ़ते हो तो उसको देखें ज़रूर। सोशल मीडिया सब कुछ नहीं है, और भी बहुत AI का दौर चल रहा है, आप जो है वो दुनिया बहुत आगे निकल चुकी है। दूसरी चीज़ है एजुकेशन इज़ द की के बाद जो सेल्फ प्रिस्क्रिप्शन है या जो सेल्फ ट्रीटमेंट है उसको बंद करें विदाउट सुपरविजन। विदाउट सुपरविजन से मुराद, अगर आपने किसी फिजियोथेरेपिस्ट को दिखाया है, उसने कुछ एक्सरसाइजेज बताई हैं जो कि आप अपने घर पे कर रहे हो, तो दैट इज़ फाइन। ये विदाउट सुपरविजन नहीं है, ये अंडर सुपरविजन है। लेकिन पहला आप कॉन्टैक्ट फिजियोथेरेपिस्ट से करें, वो जो एक्सरसाइजेज आपको गाइड करता है, देन यू डू एट योर होम। दिस इज द सेकंड सजेशन। लास्टली, कोई भी मेडिसिन जब आप ले रहे हो आर्थराइटिस की, यूरिक एसिड की, तो पहले वो बेसलाइन टेस्ट करवा लें जिसकी आपको नीड है। अगर आपको उसकी नीड नहीं है तो फिर आप ना करें। और लास्ट बट नॉट लीस्ट वो है एक्सरसाइजेज, एक्टिविटी। बहुत सारी एक्टिविटीज़ आती हैं, सिर्फ फिजियोथेरेपिस्ट नहीं, फिजियोथेरेपी के अलावा मैं आपको ये भी बता दूं, आर्थराइटिस में कोई योगा की एक्सरसाइजेज भी आती हैं। हालांकि योगा हमारा डोमेन नहीं है, तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो अब आ गई हैं। तो पहले डायग्नोस करवाएं। अगर आप सिर्फ प्रिवेंट के तौर पे आप चाहते हो कि मुझ में आर्थराइटिस नहीं है लेकिन मुझे लगता है कि डेवलप होने वाला है या होगा, तो आई वुड सजेस्ट कि पहले आप कंसल्ट करवाएं और एक्सरसाइजेज करें। एक्टिव एक्सरसाइजेज अगर आप आर्थराइटिस में भी करो और आर्थराइटिस से पहले भी करो ना, मैं आपको लिख के देता हूँ कि आपको कोई नुकसान नहीं होगा। सो एक्सरसाइज इज़ द की फॉर ऑल। थैंक यू। बहुत शुक्रिया डॉक्टर दलीप कुमार हमारे साथ मौजूद थे, और उन्होंने बड़ी डिटेल से बताया कि घुटने के दर्द की वजूहत हैं और किस तरीके से ट्रीटमेंट लेनी चाहिए, फिजियोथेरेपी का इसके अंदर क्या किरदार है। उम्मीद है आपको आज का प्रोग्राम अच्छा लगा होगा। इसी के साथ मुनीबा गुल को दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।